नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की इस वीडियो सीरीज़ में आपका दोबारा से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में अब हम चर्चा करते हैं सबसे इम्पोर्टेंटली बिल्डिंग फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट लास्ट टाइम। हमने पिछली बार समझा था कि स्ट्रक्चरल इश्यूज़ इंडिया की इकोनॉमी में ब्रिटिश के कॉलोनियलिज्म से क्या क्या थे। तो अभी तक जो हमने बात की थी दैट वाज मोर रिलेटेड टू द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी पार्ट। आज के वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला एरिया जो है वो ये है कि भाई ब्रिटिशर्स की सोशल पॉलिसी और गवर्नेंस की पॉलिसी क्या थी, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये होगा कि जो कॉलोनियलिज्म ब्रिटिशर्स का रहा, जिसको हमने पिछले वीडियो में भी देखा और इस वीडियो में भी देखेंगे, तो क्या कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट इंडिया पे केवल नेगेटिव ही था? क्या कुछ कॉलोनियलिज्म से पॉजिटिव नहीं निकला? अगर निकला तो क्या निकला? तो दीज आर द एस्पेक्ट्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द वीडियो नाउ। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हम सोशल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश की बात करें, तो देखिए, जहाँ तक सोशल लेवल की बात है, सबसे पहली चीज़ आती है लैंग्वेज। तो ब्रिटिशर्स जब आए तो एक तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज लेके आए। इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने से पहले दो तरीके की लैंग्वेजेस प्रोमिनेंट थी। उर्दू एक तरीके से, पर्शियन एक तरीके से, जो कहीं ना कहीं कोर्ट लैंग्वेज थी मुगल्स के दौरान। और पर्शियंस और उर्दू जो एक तरीके से लोगों में भी थोड़ी बहुत फैली हुई थी। पर्शियन उतनी ज़्यादा लोगों में नहीं थी, बट उर्दू की लैंग्वेज एक तरीके से काफ़ी पॉपुलर थी, खास करके नॉर्दर्न बेल्ट में, मुस्लिम बेल्ट में। बाकी जगहों पर वर्नाकुलर लैंग्वेजेस बहुत प्रोमिनेंट थी। हमने ये चीज़ जानने की कोशिश करी और समझी कि जैसे ही ब्रिटिशर्स इंडिया आते हैं, ब्रिटिशर्स इंडिया आके अपना कॉलोनियल रूल बनाते हैं, वो एक तरीके से कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं। ऑब्वियस ही बात है दोस्तों कि ब्रिटिशर्स आर पीपल हु हैव कम फ्रॉम आउटसाइड, दे हैव कम फ्रॉम द यूरोपियन टेरिटरी, दे डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इन आवर वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, they do not know Persian, they do not know Urdu. So the question is, what do the Britishers do? They will obviously use English language. तो ब्रिटिशर्स ने आके सबसे पहली चीज़ ये करी कि उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पे बढ़ाया। जब ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ाया, इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिस पे उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बनाई, गवर्नेंस की लैंग्वेज बनाई, तो कहीं ना कहीं आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक क्लास डिवाइड ऑलरेडी क्रिएट हो गया। ये क्लास डिवाइड जो क्रिएट हुआ, दैट वाज प्योरली विद रिस्पेक्ट टू द एजुकेशन एंड ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंग्लिश का प्रमोशन किया। अब जो इंडिया की सोसाइटी में मिडिल क्लास के लोग थे और एक अपर मिडिल क्लास का स्ट्रैटा था सोसाइटी का, उसको एक चीज़ समझ आ गई। उसको ये समझ आ गया कि अगर हमें प्रोग्रेस करना है सोसाइटी में, तो ये प्रोग्रेस एक तरीके से तभी हो पाएगा जब हम कहीं ना कहीं इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज को सीखेंगे। तो अब होने क्या लगा, देर वर सम पीपल, वी कैन नॉट से द इंटायर सोसाइटी, बट सम पीपल स्टार्टेड लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज। अब कई लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी भी, तो कैसे सीखी? देखो, जब ब्रिटिशर्स आए तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उन्होंने एक तरीके से इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट किया। क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज़ का मेन पर्पस सिर्फ कहीं ना कहीं मिशनरी चैरिटी नहीं था, सिर्फ लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना नहीं था, बल्कि एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये भी था कि उसके साथ साथ क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज़ के दौरान ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि हम एक इंग्लिश स्पीकिंग क्लास को प्रोड्यूस करें। ब्रिटिशर्स क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज़ के थ्रू क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट भी करना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव था। इस होलिस्टिक पर्सपेक्टिव के बेसिस पे हम ये चीज़ देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले जो काम किया वो ये किया कि उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को एक मीडियम ऑफ ग्रोथ बना दिया। उन्होंने वो एक लैंग्वेज बना दी और उसको ऐसा पोर्ट्रे कर दिया पूरे सोसाइटी में कि सोशल प्रोग्रेस आदमी की तभी डिपेंडेंट होगी अगर वो आदमी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखेगा। इसीलिए दोस्तों, जब हमारी नेशनल मूवमेंट होती है, तो नेशनल मूवमेंट के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, महात्मा गांधी हो, या कांग्रेस के अनेक लीडर्स हों, all these leaders of Congress and the national movement had one clarity, that vernacular languages have to be promoted. And in fact, we will see in the subsequent videos that Congress gave so much of importance to vernacular languages that after India became independent, when the issue of official language came, it came as an egg on the face of Congress. Because that is the time when Congress said we need to go for English language. We'll talk about the issue separately. But अभी आप ये याद रखिए, ब्रिटिशर्स आके हैं, ब्रिटिशर्स आने के बाद इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, एक प्रोग्रेसिव लैंग्वेज की तरह पेश करते हैं। ये कहते हैं कि भाई कोई आदमी प्रोग्रेस कर सकता है ओनली अगर उसके पास इंग्लिश लैंग्वेज का स्किल है। सोसाइटी का एक स्ट्राटा इंग्लिश लैंग्वेज सीखता है। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखता है, ये इंग्लिश इन टेस्ट
वाले लोग बन जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, क्लास डिवाइड क्रिएट होता है। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को एक तरीके से डिग्रेड किया जाता है, क्योंकि वर्नाकुलर लैंग्वेज के मीडियम को ऑफिशियल लेवल पे कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं किया जाता। आपस में एक दूसरे से आदमी जो हैं अपने लैंग्वेज में अगर बात करनी है तो वो वर्नाकुलर लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं, बट अगर उन आदमियों को स्टेट से बात करनी है, अपने कॉलोनियल रूलर से बात करनी है, तो वो कॉलोनियल रूलर से बात नहीं कर सकते, क्योंकि वर्नाकुलर लैंग्वेज कॉलोनियल रूलर नहीं जानता। कॉलोनियल रूलर की जो लैंग्वेज इंग्लिश है वो वर्नाकुलर स्पीकर्स जो हैं, नेटिव जो हैं, सब्जेक्ट्स जो हैं कॉलोनियल लेवल के, वो नहीं जानते। तो एक बड़ी आयरॉनिकल सी स्थिति पैदा हो गई। अब क्या हुआ कि ओवर एंड अबव दिस, ये तो चलो एक एस्पेक्ट हुआ सोशल पॉलिसी का, लैंग्वेज, एजुकेशन एट्सेट्रा। सोशल पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम पढ़ते हैं दोस्तों, दैट इज़ बेसिकली द एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। अब आप एक चीज़ देखो कि जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे इंडिया, उस टाइम पे हमने ये बात बोली कि भाई एक तरीके से ट्रेडिशनल सोसाइटी थी। मुगल्स ने कोई इनोवेशन नहीं किया, दे वर मोर इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग दोज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लव। वो ताजमहल बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह नहीं किया उन्होंने। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि जो मुगल्स थे उनके टाइम पे लाइफ एकदम स्मूथ स्टैंडर्डाइज चलती थी। ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने एक तरीके से इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की कोशिश करी। इवन दो इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम प्रीवियस वीडियो में ये बात समझ चुके हैं कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज प्राइमरली डन विद द मोटिव ऑफ हेल्पिंग द ब्रिटिश। बट आप इस चीज़ को समझो दोस्तों कि अगर इंडिया में, मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बात बताई थी कि अगर कोई कमोडिटी एग्रीकल्चरल लेवल पे उग रही है तो उस कमोडिटी को सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। अब ब्रिटिशर्स ने आके ये पॉलिसी बदल दी। उन्होंने कहा कि भाई कैश क्रॉप्स उगाओ, हम कैश क्रॉप्स उगाएंगे और उनको लेके बाहर चले जाएंगे। तो दोस्तों आप एक चीज़ को समझो, इंडियन वे ऑफ लाइफ हैज़ बीन थ्रेटन्ड। Indian way of life has now been disturbed. It's like an equilibrium getting disturbed. Understand this. If an equilibrium for that matter ends up in getting disturbed, then what happens in this scenario, friends? The most important thing that happens in this scenario is that अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो हम क्या देखते हैं कि भाई बाहर से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ लोगों के बेनिफिट के लिए नहीं हो रही है। बाहर से एक तरीके से क्रॉप्स को ग्रो करने का एक पुश दिया जा रहा है, वो क्रॉप्स का फूड सिक्योरिटी से कोई नाता नहीं है। इसकी वजह से एक तरीके से फोर्स्ड मॉडर्निटी इम्पोज की गई इंडिया के लोगों के ऊपर। जब एक तरीके से फोर्स्ड मॉडर्निटी इम्पोज की जाती है तो इंडिया के लोग जो हैं इस चीज़ को मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली अब्जॉर्ब नहीं कर पाते। सो व्हेन द पीपल आर अनएबल टू अब्जॉर्ब दीज imposed items of modernity, like an imported model of industrialization which was suited for the purpose of the British, an imported model of agriculture where the objective was to grow cash crops, take those cash crops away so that the Britishers could do their industrial revolution. So the idea in this regard is what? That when this imposed modernity was brought upon the people of India, the people were physically, mentally and psychologically not in a position to accept this. They were not in a position to absorb this. Then what happened as a result? Then what happened as a consequence? The most important thing that happened was that people at this level started witnessing more diseases. Not only people witnessed the diseases, but let's understand one thing. The nature also was not able to absorb this. That is why with the coming of the British, that is why with they coming up with the idea of cash crops, forced industrialization for their needs etc, India started witnessing more famines. तो दोस्तों ये जो पूरा एक हम इंडिया में देखते हैं ब्रिटिशर्स के आने के बाद कि फैमिन्स इंडिया में बढ़ते गए, फैमिन्स के कारण कहीं ना कहीं जो है लोग अफेक्ट होते गए। ये सारी चीज़ क्यों होती है? ये सारी चीज़ दोस्तों इस कारण से होती है क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जो इंडियन वे ऑफ लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो हेल्थ पैरामीटर्स, हेल्थ इंडिकेटर्स, ऑल ऑफ देम बेसिकली गेट अफेक्टेड, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच वन थिंग इज़ वेरी क्लियर दैट पीपल वर नॉट इन अ पोजिशन to basically manage their health at all. And when the people were not in a position to manage their health at all, friends, it had serious consequences on the social life of the people as such. Now अगर हम गवर्नेंस की बात करें तो देखिए ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले आके क्या किया, पहले तो उन्होंने कंट्री को मिलिट्रीली एक तरीके से एक कमर्शियल कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत अक्वायर कर लिया। जब उन्होंने उस कंपनी के तहत मिलिट्रीली इंडिया को फोर्सेबली अक्वायर कर लिया,
अब उस कंट्री को गवर्न करने के लिए उन्होंने एक एलीट क्लास ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्रिएट करी. दैट क्लास ऑफ ब्यूरोक्रेसी केम अप टू बी कॉल्ड एज द इंडियन सिविल सर्विस. द प्राइम प्रॉब्लम विद द इंडियन सिविल सर्विस दैट द ब्रिटिशर्स क्रिएटेड वाज कि उन्होंने जो सिविल सर्विसेज क्रिएट करी दोस्तों, वो थे इंग्लिश स्पीकिंग एजुकेटेड लोग. अब इंग्लिश स्पीकिंग एजुकेटेड लोग जब ब्रिटिशर्स ने क्रिएट करी वो क्लास, उसको एक एलिटिस्ट कैरेक्टर दे दिया, ये कह के कि भाई आप अंग्रेज़ी जानते हैं, आप हमारे साथ काम करेंगे तो आप तो एलीट हैं. सो दिस प्रॉब्लम दैट वी हैव इन आर ब्यूरोक्रेसी टुडे, वेयर वी से दैट द ब्यूरोक्रेसी, जो हम गवर्नेंस में अक्सर बात करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी इज़ बेसिकली एलिटिस्ट, ये क्यों है? Because the Britishers have ingrained that in the minds of our civil servants today. And that tradition till now has continued. We have never been able to come out of it. आप किसी ब्यूरोक्रेट से बात कीजिए, किसी IAS अफसर से बात कीजिए, वो हमेशा अपने आप को ही बोलेंगे वी आर पार्ट ऑफ एलीट सर्विस. भाई एलीट क्या है? यू आर सिविल सर्वेंट्स, यू आर पब्लिक सर्वेंट्स, आप जनता के नौकर हैं. एक जगह आप जनता के नौकर कह रहे हैं और दूसरी जगह आप कह रहे हैं मैं एलीट हूँ, तो ये तो डिजोनेंस आपके अंदर इनबिल्ट हो गया ना. तो आप एक तरीके से लोकल लेवल के काम कभी करेंगे ही नहीं. एक आम आदमी को अपने साथ जोड़ के कभी आप उसका दर्द समझेंगे ही नहीं. और ये काम जो ब्रिटिशर्स ने उस टाइम किया, ब्रिटिशर्स ने इस पॉलिसी के तहत एक ऐसा क्लास क्रिएट कर दिया जिस क्लास से फर्दर क्लास डिवाइड होता है. इसीलिए आप देखिए कि जब ब्रिटिशर्स ने एक इंडियन सिविल सर्विस क्रिएट की, एक पुलिस सर्विस क्रिएट की, ये सिविल सर्विस और पुलिस सर्विस का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि बोथ ऑफ देम वर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सप्रेशन. And because they were both instruments of suppression, plus they were treated in the society as elite instruments, the problem here in this regard was that these elitist bureaucracies could not succeed, they could not sustain and understand the demands of the people. So as a result of which ये bureaucracy का एक elitist character हमें देखने को यहाँ पे मिलता है. दोस्तों अब सबसे बड़ा क्वेश्चन अब ये उठता है कि हमने कॉलोनियल एस्पेक्ट के बहुत सारी चीज़ों की चर्चा करी. The issue here is everything bad about colonialism? क्या colonialism में कुछ अच्छा नहीं हुआ? तो let's look at one by one in a very brief manner. To begin with, if we take the case of infrastructure, हमने अभी स्ट्रक्चरल इश्यूज़ में ये बात की थी कि जो ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, दैट इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज सूटेड फॉर देयर नीड्स. उन्होंने पोर्ट्स बनाए, रेल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया इस पर्पज से कि हम एक्सपोर्ट करके चीज़ों को बाहर ले जाएंगे. ठीक है, पर अब आप इसका दूसरा साइड देखिए. इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर एब्सेंट था, और अगर इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर एब्सेंट था तो क्या ये एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इंडिया के डीके के लिए जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए? थिंक अबाउट दिस, दैट हैड द मुगल्स क्रिएटेड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, देन probably India could have already been an important player in the global supply chains at that time. But somehow the policy of Mughals, because Mughal state was a war state, मुगल स्टेट एक वेलफेयर स्टेट नहीं था, क्योंकि मुगल स्टेट का कैरेक्टर था कि वो एक वॉर स्टेट है, तो वो वेलफेयरिज्म का कॉन्सेप्ट उसके अंदर कभी नहीं आया. और इस कारण से सबसे बड़ी इम्प्लीकेशन इसका ये मिलता है कि मुगलों के दौरान एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी तरह से निगलेक्ट हुआ. अब जब इनकी तरफ से निगलेक्ट हुआ और फिर ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम ये कहते हैं कि भाई इन्होंने तो अपने स्वार्थ के लिए बनाया. ठीक है, अगर ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर अपने स्वार्थ के लिए भी बनाया, अगर वो स्वार्थ के एस्पेक्ट को, इफ़ दैट सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश इज केप्ट असाइड, देन द क्वेश्चन इज हु गेव अस द आइडिया और द ग्लिम्स ऑफ इवन हैविंग इम्पोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन एन इकोनॉमी? इट्स द ब्रिटिश. आज की डेट में अगर हम ये बात खड़े होकर ये बोलते हैं कि इंडिया नीड्स $1 ट्रिलियन ऑफ वर्थ इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, देन लेट्स अंडरस्टैंड दिस. द पीपल हु ओपनड आवर आईज टू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सोसाइटी इज ब्रिटिश. तो देखो, फॉर एवरीथिंग देर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट. वन इज यू कैन लुक एट इट इन अ क्रिटिकल सेंस, but the criticality will on the opposite side obviously have a positive aspect. So here we are looking at that part. अब अगर आप सेकंड चीज़ देखो, सबसे बड़ा ब्रिटिशर्स का कंट्रीब्यूशन अगर कुछ होता है तो मैं कहूँगा कि वो एक कंट्रीब्यूशन है ब्रिटिशर्स का इन क्रिएटिंग एन एंटरप्रेन्योरियल क्लास. दोस्तों, इंडियंस में एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट हमेशा से था. आज की डेट में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये टाइप की स्कीमें ला रही है, प्राइमरली विद द लार्जर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री, लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग,
Indians inherently have been entrepreneurial. We have that trait in us already. The problem was that when the Mughals were in India, we were unable to manifest it. क्योंकि मैं फिर वही बोल रहा हूँ, मुगल का स्टेट एक वॉर स्टेट था. एक वॉर स्टेट में आपको या तो सप्रेस किया जाएगा और आपको अदरवाइज एक सब्जेक्ट बना के एक कोने में बिठा दिया जाएगा. आपके वेलफेयरिज्म में कोई स्कोप नहीं है, आप स्टेट का हिस्सा ही नहीं माने जाएंगे. इस कारण से ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये रहा कि भाई बिकॉज दे वर कैपिटलिस्ट. तो कैपिटलिस्ट होने के नाते उन्होंने वो फीलिंग हमारे यहाँ जगाई कि भाई आप अपने एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को भी बाहर लाइए और उस स्पिरिट को बाहर ला के उसको मैनिफेस्ट कीजिए. दैट इज़ वाई व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैपेंड, इन द फर्स्ट टू वर्ल्ड वॉर्स वी ऑब्जर्व्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, that we saw a rise of an Indian entrepreneurial class. This Indian entrepreneurial class that emerged was of people who were of Indian origin. और ये इंडियंस जिनकी वजह से एक entrepreneurial class दोस्तों बनी, ये entrepreneurial class ने इनिशियली स्टेट की मदद भी की. थोड़े टाइम बाद हम बात करेंगे सब्सिक्वेंट वीडियोस में बॉम्बे प्लान की. बॉम्बे प्लान जो 1944 में बनता है, वो प्लान को बनाने में इंडिया के एंटरप्रेन्योरियल क्लास का बहुत बड़ा रोल था. और वो रोल कुछ ऐसा भी था कि एंटरप्रेन्योरियल क्लास ने ये भी बोला कि हम स्टेट को उसके इकोनॉमिक प्लान्ड इकोनॉमी के डिमांड्स को फुलफ़िल करने में मदद भी करेंगे. तो आपको ये चीज़ समझनी है. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एंटरप्रेन्योरियल क्लास जो बनी, इसने सबसे पहले हमारी सोसाइटी की वीकनेस को समझा. और सबसे इम्पोर्टेंट वीकनेस ये थी कि हमारी सोसाइटी में कैश बेस्ड ट्रांजैक्शंस बहुत होते थे. फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था. उसका सबसे बड़ा रीज़न मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि इंडिया का सेविंग रेट लो था. 3% था GNP का हमारा 1947 में. आज की डेट में 32-33% के आसपास है, बट उस समय तो 3% था. तो आप इस चीज़ को समझिए दोस्तों. इंडियन एंटरप्रेन्योरियल क्लास ने ये बोला कि भाई हम एक बैंकिंग सिस्टम को कंसेप्चुअलाइज करते हैं. उससे क्या होगा कि कम से कम फॉर्मलाइजेशन होगा पैसे का. और ये प्रोसेस जो एंटरप्रेन्योरियल क्लास ने इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान स्टार्ट किया, ये इवेंचुअली जाके आज की डेट में हम कहते हैं कि हम सक्सेसफुली इसको अचीव कर पाए. क्योंकि आज की डेट में थैंक्स टू द एड ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर एबल टू प्रोवाइड डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज टू द पीपल. वो चाहे ई-रूपी वाउचर्स हों, वो चाहे हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, या वो हमारा UPI पेमेंट का भीम आर्किटेक्चर हो. तो it has taken us a lot of time to reach the last man on the ground, but at least we have succeeded. That's an important part. The next important thing is that this entrepreneurial class also focused on insurance. इंश्योरेंस का इन्होंने ये इसलिए उठाया क्योंकि मैंने अभी आपको सोशल पॉलिसी वाले पॉइंट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि हेल्थ वॉज अ वेरी बैडली अफेक्टेड इशू. Health was an area where basically people were getting affected. Pandemics, endemics, all these things came during that period. ठीक है, स्पेनिश फ्लू भी आए गए दिन जो है फैमिन्स होते रहते थे. सो प्रॉब्लम इज दैट पीपल नीडेड अ हेज. दैट हेज केम इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स. That is why you see in our economy today, one of the very vibrant sectors that we have is basically the insurance sector. आप देखो कि हमारे कंट्री में एग्रेरियन सिस्टम्स एंड एग्रीकल्चर का इकोसिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंडस्ट्री रिलेटिवली वीक है. सर्विसेज अगर आप देखते हो तो इंश्योरेंस एक बड़ा पावरफुल प्रोडक्ट है. इसमें स्टेट भी बहुत डीप लेवल पे आया हुआ है, क्रॉप बेस्ड इंश्योरेंसेस देता है, और साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर भी है उसने हेल्थ इंश्योरेंस की मार्केट हो या मल्टीपल अदर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हो, उसमें भी एक तरीके से लीड प्राप्त की है. तो इसका ओरिजिन भी हमारा ट्रेस होता है एक तरीके से ब्रिटिशर्स के पीरियड से, कि वहाँ पर ये थ्रस्ट मिला जिसकी वजह से ये पुश आगे बढ़ता रहा. लास्टली अगर हम गवर्नेंस की बात करें तो दोस्तों, फॉर द फर्स्ट टाइम एक मॉडर्न जुडिशरी दैट वाज कंसेप्चुअलाइज्ड टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, रिटन लॉज, वेदर इट वाज इन द फॉर्म ऑफ इंडियन पीनल कोड एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन हमें ब्रिटिशर्स ने ही दिया. तो कहीं ना कहीं एक बात तो तय है कि ब्रिटिशर्स का आना टोटली नेगेटिव नहीं था दोस्तों इंडिया के लिए. ब्रिटिशर्स के आने से कई पॉजिटिव चीज़ें ज़रूर हुई, और ये पॉजिटिव चीज़ें कहीं ना कहीं हमें हेल्प करती हैं. तो आई होप आपको ये चीज़ें कम्प्लीटली दिमाग में अब क्लियर हो गई हैं. हमारा फर्स्ट थीम भी ख़त्म हो गया, एनालिटिक्स ऑफ द कॉलोनियल लेगेसी इन इंडिया. नेक्स्ट वीडियो से वील मूव ऑन टू द थीम नंबर 2 एंड वील हैव मोर वीडियोज़ अंडर द थीम नंबर 2. थैंक यू.